प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य स्नातक प्रथम वर्ष में द्वितीय प्रश्न पत्र में हम कहानियों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 4 कहानियों के ऊपर छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं। कहानियों के ऊपर इसी प्रकार के वीडियो बनाए जा सकते हैं। जिस प्रकार की व्याख्या हमने कविता के पोर्शन में की, उस प्रकार की व्याख्या यहाँ पे संभव नहीं है, क्योंकि पूरी कहानी पर अगर वीडियो बनाया जाए तो फिर हमें समझिए कि एक कहानी के ऊपर कम से कम 20 वीडियो बन सकती हैं। इसलिए हम कहानियों के बारे में संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जिस भी राइटर की कहानी पढ़ रहे हैं, उस राइटर के लिए आप गूगल पे सर्च करिए, उस कहानी के बारे में गूगल पर सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, वहाँ कुछ पढ़िए और फिर हम पहले आप कहानी को अच्छे से पढ़ लें, फिर आप इस वीडियो को सुने, तो आप जो बड़े प्रश्न आएंगे, जो विश्लेषणात्मक प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। फणीश्वरनाथ रेणु पूर्णिया बिहार जिले के थे और उनकी जो कहानी है लाल पान की बेगम, असल में यह कहानी आंचलिक कहानी है। आंचलिक कहानी उनको कहा जाता है जो ग्रामीण संस्कृति और ग्रामीण परिवेश को लेकर लिखी जाती है। उसमें ग्रामीण खान पान के साथ वेशभूषा, बोली, भाषा, संस्कृति, सभ्यता, सब प्रकार की चीज़ें वो रहती है। असल में उसमें कोई नायक या नायिका नहीं होकर अंचल ही नायक होता है। इसी कहानियों को हम ग्रामीण कहानियाँ कहते हैं। तो लाल पान की बेगम कहानी आप पढ़ें। बेजुका नामक एक ब्लॉग है इंटरनेट के ऊपर, उसमें मृत्युंजय पांडेय का एक लेख है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं जब सुबह से इसके बारे में पढ़ रहा था। मैं इस वीडियो में आपको पूरा वो लेख ही पढ़कर सुनाऊंगा, तो आप उसको सुनिए। पहले कहानी को पढ़िए, बाद में इस लेख को पढ़िए, सुनिए, तो कहानी के बारे में आपकी समझ बनेगी, जिससे आप प्रश्नों को सही कर पाएंगे। फणीश्वरनाथ रेणु अपने पाठकों के लिए जितने सहज है, आलोचकों के लिए उतने ही कठिन। पाठक जहां उनकी हर रचना में रसमग्न होकर आनंद के गोते लगाता रहता है, वहीं विश्लेषक के लिए उनकी हर रचना एक नई चुनौती लेकर आती है। इन चुनौतियों से उसे कई स्तरों से गुजरना पड़ता है। उनकी रचना के मर्म को समझने के लिए कई संभावनाओं की तलाश करनी पड़ती है और इन कई संभावनाओं में से किसी एक संभावना के सहारे रचना के मर्म तक पहुंचा जा सकता है। रेणु उन लोगों के लिए और भी चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं जिनका गांव से कोई नाता नहीं है। गांव की कविता और गांव के गद्य को न जानने वाले रेणु को नहीं समझ सकते। किसान जीवन, वहाँ की संस्कृति, परंपरा और बतरस से आपको न सिर्फ परिचित होना होगा, बल्कि उसे गहरे रूप में जानना भी होगा। उनके एक एक शब्द पर ठहरकर आपको सोचना होगा, उससे जूझना होगा। लाल पान की बेगम उसकी एक ऐसी ही कहानी है। एक पाठक की नज़र से यह कहानी अद्भुत है, रस से सरोबार, लेकिन एक समीक्षक की नज़र से देखते ही कई प्रश्नों का सामना होता है। उसे कई प्रश्नों से जूझना पड़ता है। पहला प्रश्न तो दिमाग में यही आता है। तो इसमें पहला प्रश्न तो यही है कि कहानी का शीर्षक लाल पान की बेगम क्यों रखा? क्या इसका ताश के लाल पान की बेगम से कोई संबंध है? यदि है तो किस अर्थ में वह संबंध है? और यदि नहीं है तो रेणु ने बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम क्यों कहा? एक सर्वे से यह सामने आया कि ताश के लाल पान की बेगम और कहानी की लाल पान की बेगम का कोई खास संबंध नहीं है। लेकिन मेरा मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा। इसलिए मैंने और कई संभावनाओं की तलाश की, कई चीज़ों को देखा और अंत में पाया कि रेणु की लाल पान की बेगम और ताश की लाल पान की बेगम में थोड़ी बहुत समानता तो है ही। रेणु जैसे सजग कथाकार ने यदि यह शीर्षक दिया है तो वे बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कहते या कहवाते हैं, तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। थोड़ी देर के लिए लाल पान की बेगम को विराम देते हुए हम कथा की पृष्ठभूमि में प्रवेश करते हैं। ठुमरी नामक संग्रह में प्रकाशित है ये लाल पान की बेगम। यह 1956 में प्रकाशित हुई। इलाहाबाद से प्रकाशित कहानी पत्रिका के जनवरी 1957 के अंक में यह प्रकाशित हुई थी। पुंज प्रकाश जी ने इस कहानी का नाट्य रूपांतरण भी किया, जिसे सन 2017 में शारदा सिंह के निर्देशन में पटना के कालिदास संग्रहालय में मंचित भी किया गया। पहली नज़र में यह कहानी जितनी सहज सरल दिखती है, वास्तव में उतनी सहज सरल है नहीं। इस कहानी की समय सीमा और पृष्ठभूमि दोनों वही हैं जो रेणु के दूसरे महत्वपूर्ण उपन्यास परती परिकथा की है। परती परिकथा का भी प्रकाशन वर्ष 1957 है। उसकी भी पृष्ठभूमि में लैंड सर्वे सेटलमेंट वाली घटना है। इस कहानी को पढ़ते हुए रेणु द्वारा 1955 में लिखित रिपोर्टाज एकलव्य के नोट्स की भी याद आती है। इसमें बिहार टेनेंटी एक्ट दफ़ा 40 पर विस्तार से चर्चा की गई है। यह अकारण नहीं है कि लाल पान की बेगम में परती परिकथा के लुत्तों के बाप लरेना खवास का जिक्र आया है। उसकी पत्नी बिरजू की माँ के साथ बैलगाड़ी में बैठकर नाच देखने जाती है। लरेना खवास छोटी जाति का है। जितेंद्र के बाप शिवेंद्र नाथ मिश्र ने उसे लोहे की दगनी से दगवाया था। खैर, इस कथा को हम यहीं छोड़ते हैं और चलते हैं एकलव्य के पास।
इसमें एकलव्य यानी रेणु लिखते हैं, इधर कुछ दिनों से लगता है कि दुनिया तेज रफ्तार से भागी जा रही है। दिशा ज्ञान की बातें पीछे करूँगा। चाल की तेजी का अनुभव सभी कर रहे हैं। उदाहरणार्थ लैंड सर्वे सेटलमेंट। अब ये लैंड सर्वे सेटलमेंट क्या है? एक ज़मीनों का सर्वे करने का एक सरकार का आदेश आया था और उसमें सेटलमेंट जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें होंगी वो कम ज़मीनें वालों को दी जाएंगी, जो भूमिहीन है उनको दी जाएंगी। इस प्रकार का ये एक प्रोग्राम चला था। ज़मीन की फिर से पैमाइश हो रही है। 60-70 साल बाद भूमि पर अधिकार बंटियादार का ज़मीन पर सर्वाधिकार हो सकता है यदि वह साबित कर दे कि ज़मीन उसी ने जोती बोई है। उस समय यह भी हुआ कि जो ज़मीन अगर किसी और की है लेकिन उसे जोत कोई और रहा है और कई सालों से वह लगातार उसको जोत रहा है तो फिर वह ज़मीन उसकी मानी जाएगी। ऐसा एक नियम था। अब कहानी में इसकी आप चर्चा देखेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आप कहानी को पढ़ लें, उसके बाद में इस वीडियो को सुनें। चार आदमी कह दें बस हो गया। बिहार टेनेंटी एक्ट दफ़ा 40 के मुताबिक लगातार 3 साल तक ज़मीन आबाद करने वाले को ज़मीन हासिल हो जाती थी। जमींदारी प्रथा खत्म करने के बाद राज्य सरकार ने अनुभव किया पूर्णिया जिले में क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान में संभवतः सबसे पहले पूर्णिया जिले पर ही लैंड सर्वे ऑपरेशन का प्रयोग किया गया। सन 1947 में देश आज़ाद हुआ। 1950 में संविधान लागू हुआ। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की नींव पड़ी। 1952 में बेजमीन और बंटियादारों को जमीन दिलाने के लिए जमींदारी प्रथा को तोड़ा गया। इसी के परिणाम स्वरूप 1953 में राष्ट्रीय प्रसार योजना और चकबंदी लागू हुआ। चकबंदी को ही लैंड सर्वे सेटलमेंट कहा जाता है। लालपान की बेगम की समय सीमा के बाद अब हम उसकी पृष्ठभूमि में प्रवेश करते हैं। बिरजू की माँ कहती है, बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रहोगे क्या। मतलब पूरी की पूरी कहानी में जो ज़मीन है, असल में एक जो है वो मेला देखने जाते हैं और वहाँ किस प्रकार से ज़मीनों का बंटवारा हो रहा है और जो लोग असल में ज़मीन जोतते थे उनकी क्या दशा थी, उनकी सामाजिक दशा क्या थी, उनकी आर्थिक दशा क्या थी। एक मेला देखने के लिए किस प्रकार से एक बैलगाड़ी को जुटाना उनके लिए बहुत भारी काम हो जाता है, यह आप कहानी में देखेंगे। तो किसानों की और जो उस समय की किसानों की जो दुर्दशा है, कुल मिला के उनकी जो सामाजिक स्थिति है, उसके बारे में यह कहानी एक अच्छी पड़ताल करती है। और पूरी कहानी में एक आदमी के पास बैल है लेकिन उसके पास गाड़ी नहीं है और उस गाड़ी को पाने के लिए वह प्रत्येक टोले में दौड़ता है और उससे मिन्नतें करता है, तब जाके उसे कहीं गाड़ी मिल पाती है। और जब गाड़ी मिलती है तो बहुत से लोगों के पास वो मतलब बहुत से लोगों को न्योता भी देता है कि आओ मेरी गाड़ी में बैठो। हमने ये भी देखा कि उसके पास गाड़ी आते ही उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो पत्नी है, वो गर्व से भर जाती है। और वह दिन में जिनके साथ लड़ाई कर रही थी, झगड़ा कर रही थी उनकी पत्नी, वह उनको शाम को फिर अपने पास गाड़ी आने पर उनको बुलाने जाती है कि मेरे साथ चलो मेला देखने के लिए। तो हम देखते हैं कि जो गरीब किसान हैं या गरीब मजदूर जो लोग हैं, उनके अंदर जो भाव है वो कितना स्नेह का और कितना सरल भाव रहता है कि दिन में जिसके साथ झगड़ा हो रहा था, संसाधन के आने के बाद वो उस प्रकार का घमंड नहीं करते और दूसरों के साथ उसके शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो कहानी में पूरे के पूरे एक हम कह सकते हैं किसान परिवार के माध्यम से उस समय के किसानों की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और उनके स्वभाव का भी अच्छा सुंदर चित्रण किया गया है। और औरतों का विशेष रूप से ग्रामीण महिलाएं किस प्रकार से आपस में झगड़े करती हैं, किस प्रकार के वार्तालाप उनके होते हैं, किस प्रकार की उनकी भावनाएं होती है, यह भी हमें देखने को मिलता है। कहानी आंचलिकता को विशेष रूप से प्रकट करती है और किसानों का मुद्दा तो उसमें है ही। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।